बाद, ठीक है रीना, वो तुम देख लो, ठीक है। चलो तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि शुरू में सेट्स का टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग भी टॉपिक है और थोड़ा सा आसान भी है, तो उसको कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने का, ताकि हमें फिर थोड़ा अच्छा चीज शुरू करने के लिए ठीक ठाक टाइम मिल जाए। मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की वो इन दोनों बुक्स में से ही कराऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी इनमें से ही होगी, कभी इसमें से होगी कभी इसमें से होगी, जो मेरे को ठीक लगेगा जहाँ के क्वेश्चंस वहां से ले लेंगे। सेट्स के क्वेश्चन मैं इसमें से कराऊंगा, ठीक है, फिर आगे का आगे देखेंगे। चलो तो सेट्स को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेट होते क्या है, पहली बात तो सेट का नाम आते ही सेट की वो एक डेफिनेशन लिख देता है। थोड़ा टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा टू द पॉइंट ही बात करेंगे। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, हाँ सिलेबस भी सेंड करा देंगे, नोटिफिकेशन आने दो, सिलेबस अभी आया नहीं है, ठीक है हिमांशु, जो हो सकता है ऑफिशियल सिलेबस आएगा, मैं सोच रहा था वो ही शेयर करा दूं, तो एक बार सिलेबस आ जाने दो फिर मैं सब शेयर करा दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। सेट होता क्या है सबसे पहली बात तो, हाँ आ जाएगा बिल्कुल सुमित, कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कहते हैं एक सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक जो हमारे पास बेसिकली शुरुआत हम नंबर से करते हैं, तो अभी तक जितने भी 10th क्लास तक हमने पढ़े, जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स एक तरीके से लावारिस पड़े थे। अगर तुम देखो उनका कोई ठिकाना नहीं था, उनका कोई घर नहीं था। जैसे कि मान लो मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं 1 2 3 4, मान लो पहले 4 नेचुरल नंबर है। अब ये तुम्हें नहीं लग रहा है थोड़े लावारिस से हवा में ऐसे ही बिखरे हुए हैं, तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनका कोई घर नहीं है ना, ये कहीं से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। हम अपना बताते हैं आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दिस, अपना एड्रेस बताते हैं, अपने घर का एड्रेस बताते हैं। अब ये बेचारा क्या बताए, है ना, इसके पास कुछ ठिकाना नहीं है, तो इस सेट को ठिकाना देना है, इनका इन नंबर्स की कलेक्शन को एक ठिकाना देना है। तो हम बोले कि इन नंबर्स की कलेक्शन को एक ठिकाना दे दो और उस ठिकाने को बोल दो कि ये क्या है भाई, एक सेट है। तो सेट कुछ नहीं होता, सेट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनका घर होता है, बेसिकली उनके रहने की जगह होती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो वो कहता है कि ये जो नंबर्स पड़े हैं ना इनके लिए घर बना दो। और घर हमने कैसे बनाया, तुमने एक तो स्मॉल ब्रैकेट्स पढ़े होंगे, एक लार्ज ब्रैकेट पढ़े होंगे और एक पढ़े होंगे करली ब्रैकेट्स, है ना। तो वो कहता है कि ये करली ब्रैकेट्स उठाओ और इनको, इन नंबर्स को उठाओ और इसके अंदर डाल दो, ठीक है। इन नंबर्स को उठाओ और इसके अंदर डाल दो। देखो मैं इतनी बड़ी कोई महाभारत वाली इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी का या मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ा रहा हूं। बेसिक सी बात है, नेचुरल नंबर का सबको पता है और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर रख दो, बस इतनी सी बात बोल रहा हूं, इसमें कुछ इंग्लिश यूज नहीं हुई है मेरे ख्याल से। तो वो कहता है कि एक ऐसी कलेक्शन बनाओ जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी और इसके अंदर ये जो नंबर लावारिस पड़े थे इनको इसके अंदर डाल दो। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स थी, इसका जो तुमने घर बना दिया, ये जो दिख रही है शक्ल तुम्हें, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सेट है, ठीक है। बेसिकली ये सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। पर इसने क्या बोला, इसने एक डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड इंपॉर्टेंट लिख दिया। क्या हर एक कलेक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या वो सेट बन जाएगा, या मैं लिख भी पाऊंगा? अगर मैं कुछ बोल दूंगा तुम्हें कि एक ऐसा सेट बना के दिखाओ, एक ऐसी कलेक्शन बना के दिखाओ, क्या तुम हर एक ऐसी कलेक्शन बना पाओगे? उसके लिए उसने यहाँ पे एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन लगाई है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, हमें एक बार इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इन नंबर्स की बात करूं, क्या ये वेल डिफाइंड है? अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे कोई ऐसी लाइन लिख के दिखाओ जिससे इन 4 नंबर्स का सब कुछ पता लग जाए, कहां से आए हैं, क्या नहीं है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं इन 4 नंबर्स की कोई डेफिनेशन लिख के दिखाओ मेरे को, क्या लिख सकते हो? ये जो 1 2 3 4 नंबर लिखे हैं, इन 4 नंबर्स की डेफिनेशन लिख के बताओ, बोलो। इन 4 नंबर्स की कोई डेफिनेशन बताओ मुझे। क्या तुम बता सकते हो? एक ऐसी छोटा सा एक ऐसा सेंटेंस लिखो जिससे मेरे को पता लग जाए कि 1 2 3 4 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, बोलो। वही तो बता रहा हूं संदीप, सुनो जब तो, बोलो जल्दी बोलो। इनकी कुछ डेफिनेशन हो सकती है जो ये 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए हैं? जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। तो क्या लिखेंगे हम इसको? बिल्कुल अश्मिता ने एकदम सही बताया। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर तो है, ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, रितिका ने भी गलत बताया। ये नेचुरल नंबर तो है, पर ये क्या है? पहले 4 नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ बाकी सबने भी सही बताया। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये क्या है? पहले 4 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं बेसिकली, बस फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, बस खत्म बात। यानी कि इनको डिफाइन कर सकते हो। इन 4 एलिमेंट, ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स है, इनकी एक डेफिनेशन बनाई जा सकती है, बेसिक सी है ना। तो हमने क्या कह दिया? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है? ये सेट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स? या फिर
हाँ, ये जो तुम बाकी सब डेफिनेशन बना रहे हो ये भी ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, है ना। अगर लेस देन बना रहे हो तो 5 से छोटा बनाओ, अगर लेस देन इक्वल टू बना रहे हो तो 4 से बनाओ। भाई या तो बोलो 5 से छोटे नेचुरल नंबर, या फिर बोलो लेस देन इक्वल टू 4। ये दोनों बातें ठीक होंगी, है ना। तो कहने का मतलब इन 4 नंबर्स की तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, इन 4 नंबर्स की तुम क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। मान लो मैं एक ऐसा ही कुछ लिख देता कि मैं कह देता सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। क्या अब ये तुम्हें पता है क्या होगा? क्या ये ऐसी स्टेटमेंट है जो सबके लिए सेम आउटपुट देगी? सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, ये एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दी जो हर इंसान के साथ वेरी करेगी, है ना। 4 नेचुरल नंबर्स का सेट। अब 4 नेचुरल नंबर कौन से भाई, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 50 60 61 जो भी है, 4 नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुए? क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हुए? नहीं, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए। तो ये सेट की कैटेगरी में ही नहीं गया। ये क्या नहीं गया? ये सेट की कैटेगरी में ही नहीं गया, तो ये सेट ही नहीं बन पाएगा। बेसिकली मैंने उल्टा बताया तुम्हें, पहले ये बात होती है फिर ये होती है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सेट ही नहीं बनेगा 4 नेचुरल नंबर्स का। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए। बेसिक सी बात ये है कि जितने भी इंसान बैठे उनको एक डेफिनेशन दी जाए, उनके हाथ से वो सेम ही सेट बने, है ना। और जो घिसे पिटे बुक्स के अंदर एग्जांपल है वो सब तुम्हें पता है, जैसे कि सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स इन इंडिया, मान लो ये सेट बना दिया मैंने। क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये? तुम कहोगे सर ये तो सिंगलटन सेट है, इसमें तो मैं ही आऊंगा बस, है ना। तो सबके लिए मैं ही आएंगे, सबके लिए खुद ही आएगा बस। उसके अंदर कहेंगे मेरे से ऑनेस्ट तो कोई इस धरती पे ही नहीं, आप इंडिया की बात कर रहे हो। पर भाई तुम सबके लिए नहीं हो, अगर तुम सबके लिए होते तो बात बन जाती। मेरे लिए मैं कहूंगा कि मैं ऑनेस्ट हूं, तुम कहोगे तुम हो, तो सबके लिए खुद ही आएगा, है ना। तो ये भी नहीं हुआ फिर, क्योंकि पता नहीं कौन आएगा, है ना। सेट ऑफ डेंजरस पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें तुम कहोगे कि पूरा देश डाल दो पर मेरे को मत डालो, है ना। तुम कहोगे इसके अंदर पूरा देश आ जाएगा पर मैं नहीं आऊंगा, पर वो भी फिर सबके लिए वेरी करेगा, तो अलग अलग हो गए। मतलब इन सब का कोई तुक नहीं है। ये कलेक्शन जो है हमें नहीं पता ये क्या बनेगी, सबके लिए वेरी करेगा। तो इस तरीके की कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिले उसी को हम सेट बोलेंगे, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन मिलेगी उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब एक बार इस रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, इसके हमें क्या करना है, इस पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इस कलेक्शन पे देखो, इस कलेक्शन के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4। इस सेट के अंदर हमें 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि सेट्स जो है वो करली ब्रैकेट्स का यूज होके लिखे जाएंगे। यूज ये ब्रैकेट्स यूज करने, और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना है। दूसरी बात, यूज कोमास टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए कोमास का यूज करो। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला कोमा हटा दूं, सपोज यहां से 1 के बाद वाला कोमा हटा दिया, अब ये सेट क्या बना? अब ये सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे वो 1 2 3 4 नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 12 3 और 4। बाई चांस अगर मैं इसके अंदर दूसरा कोमा और हटा दूं तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अगर मैं एक कोमा और रिमूव कर दूं इसके अंदर से, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचेंगे, 123 एंड 4। तो फिर सेट चेंज होता जाएगा। सेट का कोई मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोमा कोई लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा, तो सेट कुछ का कुछ बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखने की है रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो पहली तो करली ब्रैकेट यूज करना है, दूसरा कोमा से सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट भी करना है। तो अगर 1 2 3 4 लिखना चाह रहे हो तो 1 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। इन कोमेज का भी क्या है, एक स्पेशल पर्पज है, ऐसे ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो है सेट्स का इंट्रोडक्शन है, जो सबको बहुत अच्छे से आता होगा। काफी बेसिक चीज है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा DSSB के अंदर, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई चांस ही नहीं है बनने का, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूं और रिप्रेजेंटेशन पे आता हूं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे की जाती है, क्योंकि हमने देख भी लिया एक तरीके से। रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन, थोड़ा सा एक बार शुरू में मैं थोड़ा सा बेसिक लूंगा ताकि तुम्हें मेरी आवाज को और मेरे पढ़ाने के तरीके को अडेप्ट कर लो, फिर थोड़ा सा हम ठीक चलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन, तो हम जो सेट होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट की नोटेशन हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। कैपिटल लेटर्स का सभी को भली भांति ज्ञान है, क्या होते हैं ये जो ABCD होते हैं, यही होते हैं Z तक। कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। नोटेशन तो हो गई है और रिप्रेजेंटेशन हो गई अलग, दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है जो अभी पीछे बता रहा था मैं, करली ब्रैकेट से। तो एक सेट जो है किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
ठीक है, और जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको कोमा से सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। और अब मैं ऑब्जेक्ट्स नाम नहीं लूंगा, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इन सबको जितने भी आ रहे हैं इन सबका हम नाम देंगे एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देखो पीजीटी का कोशिश करो, इससे ही हो जाएगा, क्यों फालतू में दो दो बैच के चक्कर में पड़ रहे हो, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा, उतनी मेहनत कर लेना खुद से, क्योंकि अगर मेरे को इसी में मिक्स करना पड़ा पीजीटी तो बहुत इश्यू हो जाएगा, इसको अच्छे से करोगे तो पीजीटी का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है प्रतिभा, चलो तो ए सेट जो है वो जो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और जो है कोमा से ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर लिखे हुए हैं उनको एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सेट है, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स बोले जाएंगे, ठीक है। और एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है नंबर हो, वो कुछ भी हो सकता है। सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम कुछ भी बना सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सा एक मोटा सा ओवरव्यू था एक सेट का, ठीक है। चलो तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए। टाइप्स ऑफ सेट्स, या टाइप्स ऑफ सेट से पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स डिस्कस, या चलो टाइप्स टाइप्स ही डिस्कस। टाइप्स ऑफ सेट्स, कुछ सेट्स हैं जो क्या होते हैं नाम से बोले जाते हैं ना, नाम से जिनका हमें पता है कि ये क्या बनेगा। पहला सेट होता है फाइनाइट सेट, ठीक है। पहला सेट होता है फाइनाइट सेट। देखो भाई सचिन, आज तो शुरू किया है, सिलेबस कब तक होगा देखते हैं, बाकी करा देंगे, तुम्हें बीच में नहीं लटकाएंगे, चिंता मत करो। आज तक तो लटकाया नहीं है। केवीएस वाला देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया, उम्मीद से अच्छा रिजल्ट आया केवीएस का, है ना। 90+ के बहुत बच्चे हैं जिन्होंने ठीक से तैयारी की थी, और केवीएस में जिन्होंने प्रैक्टिस भी करे गए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए थे क्लास में से, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चे बोल देते हैं सर हमारे पैसे खराब हो गए, आपने लाइव नहीं पढ़ाया, और भाई उस टाइम की सिचुएशन सोचोगे तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा हो गया था हमारा बैच। पर चलो कोई नहीं, पुरानी बात पुरानी हुई, अब आगे ये है, इसको देखना है। एक तो होता है फाइनाइट सेट और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। चलो यहां लिख लेते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट जो है, फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है ना, वो एलिमेंट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होगा? सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब फाइनाइट का और इनफाइनाइट का मतलब मेरे को उम्मीद है कि सब बच्चों को पता होगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता देता हूं। फाइनाइट सेट वो होता है, फाइनाइट वर्ड का मतलब होता है जिनको गिना जा सके, जिनको काउंट किया जा सके, जो हमसे काउंट हो जाए, उनको, जिनको हम गिन पाए उनको हम बोल देते हैं कि ये फाइनाइट है। और जिन चीजों को हम काउंट ना कर सके, जो अनकाउंटेबल हो एक तरीके से, उनको हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट बोल देते हैं। हालांकि हायर मैथमेटिक्स में जाने के बाद जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन ना अलग अलग हो जाती है। पर यहाँ पे बेसिक बात करूं 11-12 तक की, तो ये काउंटिंग और अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली बात ठीक है, पर अब क्योंकि हमें रियल एनालिसिस भी पढ़ना है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो वर्ड है ना वो सही नहीं है ना। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तुम्हें पता है नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है। अब यहाँ पे तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। पर रियल एनालिसिस का किसी को थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो तो इस सेट को हम बोलते हैं कि काउंटेबल सेट है ना, ये काउंटेबल सेट है। सेट ऑफ रेशनल्स को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। तो काउंटिंग की जो बात है, अगर किसी इंटरव्यू में जाके बोल रहे हो तो काउंटेबल मत लिख देना बस। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर कोई इंटरव्यू में फाइनाइट सेट पढ़ा रहा है, क्योंकि केवीएस के इंटरव्यू भी आ रहे हैं ना, तो अगर कोई फाइनाइट सेट पढ़ा रहा है तो यहाँ ये मत लिख देना कि सेट विच है काउंटेबल एलिमेंट्स, सेट विच है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ये बात मत लिख देना, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है एक काउंटेबल सेट होता है। हाँ हाँ सब कराऊंगा नीतीश, चिंता मत करो। तो डेफिनेशन में यही लिखो कि सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, और यहां लिखो कि सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। बस इतनी सी बात। बच्चों को समझाना है, किसी को बताना है तो उसको बोलो कि भाई जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सको वो फाइनाइट, और जिसके एलिमेंट्स को काउंट ना कर सको वो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब फाइनाइट सेट के काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिख दूं एक सेट, मान लो मैंने लिख दिया ए सेट, सेट ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ ये सेट क्या बनेगा? सेट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, या फिर रियल हटाओ, इमेजिनरी लिख लो, बताओ। सेट ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, थोड़ा सा
हो गया सेट ऑफ इमेजिनरी, बताओ जल्दी से बताओ, रूट्स ऑफ, अरे यार, ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। वेरी हैप्पी बर्थडे प्रतिभा, मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारा यही गिफ्ट मिले कि डी प्लस में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। नहीं, सेट ऑफ इमेजिनरी रूट्स पूछे हैं बस, इमेजिनरी रूट्स बताओ कौन से होंगे। काया भी गलत बता रही है, सोनू ने पहले वाला बता दिया, हाँ जगजीत ने एकदम सही बताया। ये क्या है, ये यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वन के क्यूब रूट्स होते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसके अंदर जो वन होता है ना, ये तो रियल होता है और ये दोनों इमेजिनरी होते हैं। तो ये वाला जो सेट बनेगा, ए सेट, वो क्या बनेगा तुम्हारा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये सेट बनेगा तुम्हारा, ठीक है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही सेट बनेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम इसको काफी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये सेट फाइनाइट बना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट है, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट सेट बनाना है, दुनिया जहान के हम इनफाइनाइट भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ए लिख दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ 3। बताओ ये सेट क्या बनेगा, थोड़ा सा लिख के दिखाने की कोशिश करो मेरे को, ये सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं इनका सेट बताओ क्या बनेगा, ठीक है। समय का नहीं पता लगता यार, तुम्हारी ये जो टीजीटी पीजीटी वाली क्लास है ना, इसमें समय कब चला जाता है पता नहीं लगता। 40 मिनट हो भी गए, बताओ बताओ जल्दी बताओ, शाबाश। नीतीश, तुम ठीक बताया है। ठीक है, पर सबका अधूरा है। काया, गौतम, अनिल, अलीशा, मोनिका, सबका ठीक है सोनी, पर थोड़ा सा अधूरा नहीं है। इवन मल्टीपल्स ऑफ 3, इवन मल्टीपल में क्या सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, क्या नेगेटिव नहीं आएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ और -2 से भी कराओ, ठीक है। 3 को 4 से भी कराओ और -4 से भी कराओ, दोनों इवन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 3 को 6 से भी कराओ और -6 से भी कराओ, ये इवन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेट हो जाएगा। अब इसके अंदर एलिमेंट्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल जगजीत का ठीक है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट क्या हो गया तुम्हारा, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। तो ये दो सेट की कैटेगरी आ गई जो आसान आसान है, ठीक है। थर्ड सेट की बात करें तो सेट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की बात करते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है, विच हैज ओनली वन एलिमेंट, नाम बता रहा है सिंगल। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए। जैसे कि एक एग्जांपल लिखूं मैं तुम्हारे सामने, अभी मैं ये लाइन में लिख रहा हूं, फिर मैं एक इसकी दूसरी फॉर्म बताऊंगा सेट की। ये वाली फॉर्म कहीं नहीं होती है वैसे, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म लिख रहे हैं ना, लाइन के अंदर ही लिख रहे हैं, ये वैसे कहीं नहीं होता है। अभी सेट की जो ओरिजिनल दो फॉर्म्स है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, अभी हम आगे दिक्कत करेंगे। सर विदाउट लाइव टेस्ट बेनिफिट नहीं होगा। अब की बार कोशिश करेंगे कि टेस्ट भी लेके आए विशाल, ठीक है, कोशिश करेंगे टेस्ट। पिछली बार भी मैंने प्लान किया था पर वो पेपर एकदम से आ गया। अब की बार कोशिश करेंगे कि तुम्हें एक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएं, ड्यू जब टेस्ट थोड़ा नजदीक आ जाएगा तब देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स, बताओ ये सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम्स, सारे के सारे इवन प्राइम्स का जो सेट होगा ना, वो बताओ क्या होगा। पी सेट अगर मैं लिखूं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हैविंग स्क्वायर रूट, बिल्कुल 2 आएगा। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो ये हो गया तुम्हारा सिंगलटन 2। ये बताओ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, बोलिए ब्रैकेट क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स लगा के लिखने की कोशिश करो, दिमाग में चल रहा होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बिल्कुल। गौतम, नीलेश, सचिन, टीका, हाँ एकदम ठीक है। 2 4 8 कहां से हो गए भाई नीलेश, अरे भाई इवन प्राइम नंबर,
कुछ बच्चे ये भी गलत लिख रहे हैं, अलीशा नहीं अंकित, अरे भाई इवन प्राइम नंबर लिखना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, 2। ये बताओ। धन्यवाद विशाल। ऐसा इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर रूट 0 आता हो। इस दुनिया का ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट 0 आता है? सिर्फ और सिर्फ 0 का 0 आता है, सिर्फ और सिर्फ 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? सिंगलटन 0। तो ये सेट भी क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी या फिर इसको नल भी बोल देते हैं हम, एम्प्टी या फिर नल सेट। इसका भी नाम बता रहा है तुम्हें, इसके अंदर कुछ ना हो, जो खाली हो, एम्प्टी मतलब खाली, विच हैज नो एलिमेंट्स या 0 एलिमेंट्स, विच हैज नो एलिमेंट या फिर 0 एलिमेंट। ठीक है, 0 एलिमेंट बोलना सही नहीं है, विच हैज 0 एलिमेंट। तो ये बोलने का मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा, ये वाला भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को? ये वाला क्या है? ये भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, पर ये नल सेट तो नहीं हुआ। तो सेट विच हैज 0 एलिमेंट, ये बात बोलना गलत है ना, क्योंकि ये वाला जो सेट है इसके अंदर 0 ही एलिमेंट है, तो ये बात नहीं बोलना है। ठीक है, तो सेट विच हैज 0 एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बॉयज स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं? अच्छा, छाया ने एग्जांपल दिया बॉयज स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक है भाई, सही है, ये भी ठीक है। दैट विच हैज नो एलिमेंट। अच्छा, इसकी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या? फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दूं तुम्हें कि भाई ए सेट लिख रहा हूं मैं, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स इन नेचुरल्स। बताओ क्या इसमें कुछ मिलेगा? सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स इन नेचुरल्स। पर ऊपर वाले में 0 एलिमेंट कैसे होंगे? देखो 0 ही तो है इसका एलिमेंट। प्रतिप, कौन पूछ रहा था? सचिन। सचिन, ये जो सेट दिख रहा है, मैंने कहा कि एक ये सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है? ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है ना? तो वो बात थोड़ी सी क्या क्या गया भाई, हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सही किया। क्या हो रहा है ये? चलो, तो अब हम किस में आए? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इन नेचुरल। नेचुरल नंबर्स के अंदर कितने इरेशनल नंबर हैं? तुम्हें पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, वो रेशनल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, उसके अंदर कोई भी रेशनल नहीं है। ठीक है, तो दिस सेट इज एम्प्टी, फाई है। और फाई का मतलब यही होता है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, इन दोनों से ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। अच्छा, क्या ये सेट एम्प्टी है? नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, एम्प्टी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ये सेट एम्प्टी है? बताओ, आया ना? ये जो सेट लिखा है मैंने, क्या ये एम्प्टी सेट है? पहले बताओ, ये है, दूसरा है, दूसरा सेट ये लिखा है, और चलो दो में, इन दोनों में से बताओ कौन सा एम्प्टी है, कौन सा एम्प्टी है? ये एम्प्टी नहीं है, ये सिंगलटन सेट है ना? इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन सा? फाई। फाई इज ए एलिमेंट, फाई इज एन एलिमेंट, फाई इसका एक एलिमेंट है, तो फिर कहां से एम्प्टी हुआ, है ना? तो ये एम्प्टी नहीं हुआ ये सेट। ठीक है, बिल्कुल विशाल, वेरी गुड। क्या ये सेट एम्प्टी है? ये भी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये भी तो फाई ही है, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये वाला भी फाई है। एक्चुअल में ये भी यही लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा है मैंने वो भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंदर जो लिखा हुआ है ये फाई है, एम्प्टी सेट है, तो ये भी यही है, तो ये भी क्या है? इसके अंदर भी फाई एक एलिमेंट है, फाई इज एन एलिमेंट। ठीक है, अब इन सब से मिलती जुलती जो बात है, ये जो हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी, ये जो चार सेट हमने डिस्कस किए हैं, इसी से मिलती जुलती हमने एक प्रॉपर्टी बना दी, जिसको हमने क्या नाम दिया? कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, एक सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, हम यहां आ गए। ठीक है, कुछ नहीं होती है कार्डिनैलिटी, बस नाम थोड़ा सा अजीब है, बाकी इसका काम बहुत आसान है। एक सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है? बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in a set is its cardinality।
एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम उस सेट की कार्डिनलिटी बोलते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं n ऑफ a, यानी कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इट्स कार्डिनलिटी। जैसे कि हमने शुरू से काफी सेट डिस्कस करे, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, इस सेट की कार्डिनलिटी है 0, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फाई की कार्डिनलिटी हमेशा 0 होती है। इस ये सिंगलटन जो सेट है, इन दोनों की कार्डिनलिटी कितनी है, n ऑफ a n ऑफ b, इन दोनों की कार्डिनलिटी 1 है, ठीक है। पीछे और सेट देखा हमने, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें अनीशा, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हारी ऐप है उसके अंदर नोट्स वाले सेक्शन में भी, वहां मिलेगी देरी से, और टेलीग्राम पे तुरंत हो जाएगी अपलोड इस क्लास के जस्ट बाद ही। इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है भाई, इस सेट की कार्डिनलिटी है इंफिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट। कार्डिनलिटी का मतलब शिवा कि कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। अच्छा, एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक मेरा सजेशन है भाई, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक मेरा सजेशन है कि जो अपनी हिंदी मीडियम की बुक है ना वो लेके बैठा करो, एनसीईआरटी या जो भी 11वीं 12वीं की किताब है वो चैप्टर ना साथ लेके बैठ, वो साथ खोल के बैठा करो, ताकि तुम्हें ना जो हिंदी के टेक्निकल वर्ड्स हैं वो पता लग जाए। ईमानदारी से मैं बताऊं, मेरे को सब टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता है हिंदी के, अगर तुम मुझे कहोगे भी तो मैं सर्च कर करके साथ साथ लिखूंगा, तो उसमें टाइम ही वेस्ट होगा, इतना सबने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो अपनी बुक प्लीज साथ लेके बैठा करो, ताकि तुम्हें हिंदी के वर्ड्स उसके अंदर दिखते चले साथ साथ, ठीक है ना। चलो, इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी, जो यहाँ पे ये सेट लिखा हुआ था, इसकी कार्डिनलिटी थी 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे। कोई मेरे को बता सकता है कि एक सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी, एक सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या हो सकती है। मैथमेटिक्स बाय मयंक, टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है मैथमेटिक्स बाय मयंक, हर जगह यही है, बस इसको याद रखना थोड़ा सा, जो भी प्लेटफॉर्म है सब पे यही है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह पे। बताओ कार्डिनलिटी क्या होती है एक सेट की, क्या हो सकती है। अच्छा, मिनिमम कार्डिनलिटी बताओ क्या हो सकती है, एक सेट की मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो सकती है। अंकित ने जवाब दिया पर अधूरा दिया, पॉजिटिव तो बहुत बहुत इनकम्प्लीट है। नहीं 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 नहीं, हाँ वेरी गुड छाया, छाया का एकदम बढ़िया जवाब आया। कार्डिनलिटी जो होती है ना वो हमेशा होल नंबर होती है, कार्डिनलिटी जो होती है वो हमेशा होल नंबर होती है, क्योंकि मोर देन 0 भी गलत है, मोर देन 0 भी गलत है। कार्डिनलिटी शुरू होती है 0 से, 0 से कम नहीं हो सकती। जो एम्प्टी सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी 0 होती है, फिर उसके बाद 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी हमेशा होल नंबर हो सकती है। अब एक बच्चे ने लिखा कि सर पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव तो भाई 1.5 भी होता है। तो क्या भाई किसी सेट के अंदर 1.5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या किसी सेट के अंदर 4.5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना, नहीं हो सकते ना। तो ये पॉजिटिव बोलना गलत है, तो हम बोलेंगे कि होल नंबर होना चाहिए। एक कार्डिनलिटी क्या होती है, होल नंबर होती है, मिनिमम होगी 0, मैक्सिमम फिर आगे कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट मिलेगी, और अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी मिलेगी, उसमें तो कुछ चेक करने की बात ही नहीं बचती है फिर हमें, ठीक है। अब जो है कुछ रूल्स आते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आती है सेट की, उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेट, एक सेट के अंदर 2 बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक सेट के अंदर क्या है, 2 बातें हैं जो तुम्हें एकदम दिमाग के अंदर फिट रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं काफी, ठीक है। पहली बात तो क्या है, कहता है कि रिपीटिशन, रिपीटिशन स्पेलिंग देख लेना भाई, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नॉट अलाउड। एक सेट के अंदर रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ऑर्डरिंग इन ए सेट डजंट मैटर, ऐसे लिखते हैं क्या, डज नॉट मैटर, ऐसे लिख देते। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें एकदम ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि ऑर्डरिंग इन ए सेट डज नॉट मैटर। देखो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस बात को समझूं कि मान लो मैंने यहां पे एक सेट लिख दिया ए, या चलो ए लिख दिया, A1 ले लो, ABC AD, एक सेट मान लो ये लिख दिया, और एक सेट मान लो मैंने ये लिख दिया A2 ABCD। क्या इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी अलग अलग है? तुम्हें क्या लगता है इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है और इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, बताओ। सर बुक है जो इंटरमीडिएट की वो इनफ है, हाँ वो इनफ है, बोल सकते हो, हाँ हिंदी में इनफ है शिवा, मतलब 11th-12th के टॉपिक के लिए शिवा सिर्फ। संजय प्लीज, मैंने अभी अभी कहा कि यार हिंदी मीडियम की बुक लेके बैठो, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट टू यू। हाँ ये देखो महिमा ने गलती कर दी, बिल्कुल। तो महिमा ये रूल ही समझाने के लिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं वो यही समझाना चाह रहा हूं कि रिपीटिशन जो होता है सेट्स के अंदर वो अलाउ नहीं होता। यहां देखो ए बी सी फिर से ए आ गया। अब मैं ए को चाहे ना 2 बार लिखूं, चाहे 5 बार लिखूं, चाहे 50 बार लिखूं, चाहे ए को मैं 100 बार लिखूं, इसके अंदर ए एक ही बार काउंट होगा। बस यहाँ पे ए जो है एक ही बार काउंट होगा। तो सेट्स के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता। ऐसा सेट लिखना ही एक तरीके से सही बात नहीं है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा कि भाई एक ए को हटा दो। तो इस सेट की कार्डिनलिटी भी कितनी है? 4 ही है। और इस सेट की कार्डिनलिटी भी कितनी है? 4 ही है। ये तो साफ साफ दिख ही रही है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही कह रही है कि सेट्स के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अगर दूसरी बात देखें, ऑर्डरिंग भी मैटर नहीं करती। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह दूं कि एक सेट मैंने A1 लिख दिया, क्या ए बी सी डी, और एक सेट मैंने लिख दिया A2 बी सी डी ए, एक तीसरा सेट मैंने लिख दिया E A B C। क्या इन दोनों सेट्स में कोई फर्क है? क्या इन दोनों सेट्स के अंदर कोई डिफरेंस है? कौन क्या पूछ रहा है? शाबाब पूछ रहा है सर बुक्स खरीदना जरूरी है क्या? आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे? बिल्कुल डेफिनेटली दूंगा शाबाब, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा हर टॉपिक के। तुम्हारे पास 50-100 क्वेश्चन डेफिनेटली मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैं खुद भी कराऊंगा। तो अगर नहीं परचेज करनी तो मत करो, कोई इशू नहीं है। वो मेरे से पूछ लिया तो मैंने सजेस्ट कर दिया, ठीक है। नहीं, ऐसी DSSS की कोई बुक, ऐसी टीचिंग एग्जाम्स की कोई बुक नहीं बनती यार जिसके अंदर सारा सिलेबस एक में ही मिल जाए। इन तीनों सेट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहां से हम 24 अरेंजमेंट्स हो सकती हैं आगे, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, 4 फैक्टोरियल से आगे पीछे घुमा सकते हो। कितनी भी अरेंजमेंट्स बना लो, आगे पीछे कैसे भी लिख लो, सेट सेम ही रहेगा। ये सारे के सारे सेट सेम है, ऑल आर सेम, ठीक है, ऑल सेट्स आर सेम। तो रिपीटिशन भी अलाउड नहीं होता और ऑर्डरिंग भी मैटर नहीं करती, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने 2 बातें डिस्कस करी। एक तो हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट सेट्स को, एक तो हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट सेट्स को, ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, और एक हमने क्या बनाया, इक्वल सेट्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके अंदर काफी अच्छा रोल प्ले करती है, जो अभी हमने 2 देखा। हाँ, यूथ का ले लो, घटना चक्र का ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा ले लो जिसके अंदर यूपी के जो TGT PGT के एग्जाम्स हो ना वो हो, क्योंकि यूपी के TGT PGT के क्वेश्चन कर लो, DSSS भी एकदम सही बैठेगा वहां पे। अगर और ही ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन है तो एनडीए की बुक्स से कर लो। एनडीए की जो बुक्स आती है ना, जो एनडीए वाली जो बुक्स आती है 12th के बाद जो बच्चे एग्जाम देते हैं, वो भी कर सकते हो। और जम के प्रैक्टिस करनी है तो। बाकी नहीं तो जो 2 बुक्स मैंने बताई क्लास के स्टार्ट में वो देख लेना, जो बच्चे बाद में आए हैं ये ले सकते हो, ठीक है। कोई ज्यादा महंगी भी बुक्स नहीं है, काम ही आएंगे तुम्हारे बाद में, पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हो। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं? नहीं लेंगे तो मतलब तुम्हारी मर्जी है। इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, कहता है A एंड B आर इक्विवेलेंट, कहता है 2 सेट्स इक्विवेलेंट होंगे इफ n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B। कहता है कि अगर 2 सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है ना तो वो इक्विवेलेंट। जेई वही मत करो भाई, उतना उधर मत जाओ, जेई वही तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना मत करो, जेई वही तक मत जाओ। A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ दोनों की सेट्स की जो कार्डिनलिटी है अगर वो सेम है तो हम क्या बोलेंगे, वो सेट्स इक्विवेलेंट है। यानी कि सपोज एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, इक्विवेलेंट है। हाँ, RS अग्रवाल की भी आती है एनडीए की बुक्स, और शायद अरियंत की भी आती है, दिशा पब्लिकेशन बहुत आती है, जो मन करे वो देख लेना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट मैंने लिख दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल्स, फर्स्ट 4 होल नंबर्स, ये तो ए सेट लिख दिया। बी सेट मैंने लिख दिया सेट ऑफ होल, सेट ऑफ फर्स्ट, सेट ऑफ लास्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये 2 सेट्स मैंने लिख दिए, ठीक है। तो पहले 4 नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा बताओ, होल नंबर्स का, सॉरी, 1 0 1 2 3, ये तो हो जाएगा तुम्हारा ए सेट। और अगर बी सेट की मैं बात करूं, सेट ऑफ लास्ट 4 इंग्लिश अल्फाबेट, आखिरी के 4 इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं, क्या होता है, एक्स वाई जेड, WXYZ है ना, WXYZ। अब इस सेट की कार्डिनलिटी भी 4 है और इस सेट की कार्डिनलिटी भी 4 है, ठीक है। तो बस कार्डिनलिटी सेम है तो हम बोल देंगे कि भाई ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो जो रिपीटिशन वाली चीज है ना वो काम आएगी यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 0 1 0 1 1 1 2 3 2 3,
जल्दी से मेरे को बताओ, क्या ए और सी इक्विवेलेंट है कि नहीं है? क्या ए और सी सेट इक्विवेलेंट है? बिल्कुल नीलेश। फिर मैं इक्वल की बात करूंगा, बताओ, बोलो, क्या ए और सी इक्विवेलेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पे मैं इसको एक को कितनी भी बार लिखूं ये एक ही बार काउंट होगा। यहाँ पे जो ये 3 है ये भी एक ही बार काउंट होगा, और जो ये 2 है ये भी एक ही बार काउंट होगा, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी भी 4 ही है, इसकी कार्डिनलिटी भी 4 है और इसकी भी 4 है, तो ये सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है। हाँ, कुल मिला के करेक्ट होके इसकी कार्डिनलिटी उतनी आएगी। अब कहता है कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स इफ, पहली बात, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, पहली बात तो, और दूसरे में वो कह रहा है कि मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स ऑल्सो, उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्वल तो मतलब इक्वल ही है, जो एकदम साफ दिखे, ठीक है, जो एकदम साफ दिखे, है ना, मतलब नंबर भी सेम दिखे और जो लिखे हुए हैं वो भी सेम दिखे, ठीक है। सर इक्विवेलेंट को डिनोट करने के लिए कोई सिंबल, भाई शायद इक्विवेलेंट को डिनोट ऐसे करते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, ऐसे करते हैं शायद इक्विवेलेंट को डिनोट, ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई एकदम से पूछ लिया तो मेरे को ध्यान नहीं आया, बाकी शायद ऐसे ही करते हैं इक्विवेलेंट को, ठीक है शाबाब। हाँ, तो यहां पे अगर मैं तुमको बोलूं कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए बी सी, बी सेट मान लो मैंने लिख दिया बी सी ए, सी सेट मान लो मैंने लिख दिया ए सी सी बी ए, बोलो क्या ये तीनों सेट्स इक्वल नहीं है क्या? बताओ, दैट इज नॉट पॉसिबल राशु, क्या ये तीनों सेट्स इक्वल हैं ए बी सी या नहीं है? बताओ, ए बी सी तीनों इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, देखो इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, और इसकी भी कार्डिनलिटी 3 ही है, ध्यान से देखो, ए है, बी है और सी है, इन तीनों की कार्डिनलिटी 3 ही है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और कह रहा है कि सेम ही क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसका एबीसी, इसके अंदर भी एबीसी और इसके अंदर भी एबीसी, तो तीनों के अंदर सेम ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सेट्स इक्वल है, क्या है, तीनों के तीनों सेट्स इक्वल है। क्लियर हो गई होगी बात, मेरे ख्याल से इतना कोई इसके अंदर खास लंबी चौड़ी बात नहीं थी, एकदम आसानी से समझ आने वाली बात है। अब यहां पे मैं 2 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, तुम मुझे बताना कौन सी हमेशा सत्य रहेगी। इक्विवेलेंट सेट्स आर ऑलवेज इक्वल, एक तो ये लिखी है, दूसरी कह रहा है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। बोलो कौन सी बात हमेशा ट्रू रहेगी, कौन सी बात हमेशा ट्रू रहेगी, इक्विवेलेंट सेट आर ऑलवेज इक्वल या फिर इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सी बात ठीक है? देखो पहले वाले में तो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट सेट जो है ना वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, देखो यहीं पे जो हमने एग्जांपल लिया था ए और बी सेट इक्विवेलेंट थे, 1 2 3 0 1 2 3 4 और WXYZ, ये दोनों के दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है, पर ये इक्वल तो नहीं है, इसका एग्जांपल तो तुम्हें साफ ही दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट तो है पर ये इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल ही हो गए, अगर सेट इक्वल ही हो गए तो भाई उनकी कार्डिनलिटी तो सेम रही होगी, तभी तो वो इक्वल रहे होंगे, इक्वल होने की पहली शर्त ये है कि उनको इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बात हमेशा ट्रू होती है, ये कोई जरूरी नहीं है, मे बी फॉल्स, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारी बात हो गई यहां तक। अब हमारे पास जो मेन चीज आती है पहले पोर्शन के अंदर, सेट्स के अंदर जो पहला पोर्शन आता है उसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज आती है वो ये आती है, जो सबसे इनिशियल पोर्शन है, एक तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके ऊपर शायद कोई क्वेश्चन बन जाए, बनना तो नहीं चाहिए, पर यहीं से ये पोर्शन जो है यही थोड़ा सा है, एक तो होती है तुम्हारी रोस्टर फॉर्म और एक होती है तुम्हारी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने की ये 2 फॉर्म्स होती हैं, ये समझने की बात है बस, ठीक है, ये समझ लो बस, फिर इसके बाद आज अपने लेक्चर को खत्म करेंगे और फिर शाम की क्लास के अंदर जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश करूंगा मैं कि इसकी थ्योरी में फिनिश कर दूं, कुछ खास काम नहीं है, इसके बाद सबसेट सुपरसेट बताना है और जो एप्लीकेशन ऑफ सेट है वेन डायग्राम के बारे में बताना है, पर आज तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर कोशिश करेंगे कि कल तो पक्का फर्स्ट लेक्चर में सेट को थ्योरी वाइज फिनिश कर दे और शाम को क्वेश्चन करा के इसको
रिप्टाइल। चलो, उससे पहले यहां पे हमें कुछ बात देखनी है जो इसके अंदर यूज होती है। मान लो मैंने एक सेट लिखा हुआ है ए बी 1 2 3, मान लो मैंने एक ये सेट लिखा हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 बिलोंग्स टू ए? क्योंकि मैंने जब 2 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि जब मैंने सेट का इंट्रोडक्शन दिया था, तो पहली बात यही बोली थी कि हम ये बोलते हैं कि आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू ये जगह, आई बिलोंग टू ये जगह, पर हमारे पास अब बोलने के लिए सेट का भी एक घर है। तो सेट कोई एलिमेंट जो है, जो 2 एलिमेंट है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेगा, अपनी जगह कैसे बताएगा कि भाई 2 बिलोंग टू सेट ए। पर इस चीज को हम मैथ्स में ऐसे नहीं लिखते। इसका हमने क्या किया है, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन उठाई है हमने। हम क्या कहते हैं कि 2 लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। ये जो एप्सिलॉन का सिंबल होता है ना, एप्सिलॉन का, इससे हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 2 जो है वो ए सेट का एक एलिमेंट है। 2 जो है वो ए सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। समझ आ रही है बात? तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, क्या ये बात सही है कि 5 बिलोंग टू सेट ए? क्या 5 जो है वो ए सेट का कोई एलिमेंट है? 5 जो है क्या ए सेट का कोई एलिमेंट है? 5 क्या ए में से आ रहा है? नहीं आ रहा, 5 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये बात गलत लिखी हुई है। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको काट देंगे कि भाई 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और ये बात समझ, पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को समझने के लिए। फिर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड सेट्स पता ही होंगे तुम्हें, मैं एक बार जल्दी जल्दी से बता देता हूं। पहला कौन सा होता है? सेट ऑफ नेचुरल्स। नेचुरल नंबर्स का सेट सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? 1 2 3, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। हाँ, कमेंट्स खुद खुद के ही दिखेंगे धीरज। दूसरा होता है होल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के सेट के बारे में भी तुम्हें पता है, 0 1 2 3, इनफाइनाइट सेट है। तीसरा इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स के सेट को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे लिखा जाएगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बाद कौन सा आता है? रेशनल्स का सेट, सेट ऑफ रेशनल्स। रेशनल्स का सेट हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बाकी तुम्हें पता है, जिसके अंदर क्या आते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं होता। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा इर्रेशनल्स का सेट, सेट ऑफ इर्रेशनल्स। जो रेशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। छठा आता है सेट ऑफ रियल्स। रियल्स में सारे आ जाते हैं। और एक कौन सा होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टी। ये हम आगे जाके देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये 7 स्टैंडर्ड सेट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए मेरे को जरा ये बताओ, अगर मैंने ये बात लिखी है 5 बिलोंग्स टू, क्या ये बात सही है? 5 बिलोंग्स टू दिस, ये जो सेट लिखा है, क्या ये बात मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है? क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। हाँ निधि, वो भी बात करेंगे। माही कह रही है सही है। क्या लिखा है? क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी? ये इर्रेशनल्स की थी, ठीक है। नहीं अंकित, बिल्कुल भी नहीं, यूजीपीजी के टॉपिक भी आएंगे। तो ये क्या रहा है कि 5 जो है ना इर्रेशनल के सेट में से आ रहा है। 5 क्या इर्रेशनल के सेट में से आ सकता है? नहीं, गलत है, ठीक है। 5 तो कहां से आएगा? रेशनल नंबर्स के सेट में से आएगा। ऐसे लिखो, ये बात ठीक है। या 5 लिखो होल नंबर्स के सेट में से आएगा, ऐसे लिखो। तो इस तरीके से बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की रिप्रेजेंटेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब रोस्टर फॉर्म और इसमें बात करते हैं क्या होती है। रोस्टर फॉर्म तो तुम इतनी देर से कर ही रहे हो। जब एक सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके और कोमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स को, तो ये रोस्टर फॉर्म ही होती है। इसके अंदर कुछ नहीं बताना मेरे को, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इतनी देर से हम रोस्टर फॉर्म में ही सेट को लिख रहे थे। अब यहाँ पे एक नई फॉर्म है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसके नाम में लिखा हुआ है बिल्डर, यानी कि ये सेट को बिल्ड करती है।
सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से तुम रोस्टर फॉर्म बना सकते हो इजीली, ठीक है। पर सेट बिल्डर फॉर्म का ना एक रूल होता है, क्लास की टाइमिंग रहेगी शाम को 7 बजे 7 PM। इस वीक तो रहेंगी 2-2 क्लासेस, नेक्स्ट वीक से देखेंगे फिर, ठीक है। हाँ बिल्कुल पवन। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है ये देखो। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। आप एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि इस ए के अंदर वो एक्स आएंगे, तो इसके बाद या तो हम 2 डॉट यूज कर देते हैं या फिर हम एक डंडा खींच देते हैं। इस ये जो 2 डॉट लगाया और ये जो डंडा लगाया इसका मतलब होता है सच दैट इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे, सच दैट, और फिर उसके बाद क्या मिलेगी तुम्हें, एक कंडीशन ऑन एक्स मिलेगी, एक कंडीशन ऑन एक्स मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक लिख के दिखाता हूं, ठीक है। सैटरडे को रखूंगा मैं क्लास, एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, ठीक है। हाँ कोशिश करेंगे प्रदीप, बिल्कुल 2-2 ही रखेंगे। जैसे कि मैंने एक सेट लिख दिया क्या कि भाई एक इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, या फिर सीधा ही ऐसा, चलो नहीं तो ऐसे लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। 7 बजे होगी नेक्स्ट क्लास, 7 बजे। सर लैंग्वेज वाले टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हिंदी की वजह से, यार थोड़ा सा मैनेज कर लो नीतीश प्लीज, क्योंकि ना उससे मेरी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारा ही काम कम होगा। अगर तुम मेरे को हिंदी इंग्लिश में फंसा दोगे तो फिर मैथ कम होगा, फिर हिंदी इंग्लिश ही चलेगी बस। फिर थोड़ा सा प्लीज उस चीज को तुम मैनेज कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है। अब ये सेट लिख दिया, क्या कह रहा है कि ए सेट के अंदर वो एक्स आने चाहिए जो इंटीजर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जो जो क्या हो, इंटीजर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेंगे। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। और क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल इंटीजर्स हैं। तो x इंटीजर भी होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो ये बात हो जाएगी, है ना। तो जो a सेट है वो तुम्हारा क्या बन गया, 2,3। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म से तुमने क्या बना दी, रोस्टर फॉर्म बना दी। सेट बिल्डर फॉर्म से तुमने क्या बना दी, रोस्टर फॉर्म। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल और लिखता हूं, ठीक है, तुम बनाओ। मान लो मैंने एक सेट ए लिख दिया, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6। बताओ ये सेट क्या बनेगा जल्दी से, बस हो गया फिर टाइम। हाँ कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही करें। बताओ कह रहा है कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 5 के भी बराबर हो। हाँ फंस गए ना, फंस गए सारे ही फंस गए। वाह वाह वाह, अरे नहीं, चलो मैं 2 सवाल लिखता हूं, एक तो ये लिखा और एक सेट मैंने ये लिखा, इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करो। बोलो ए और बी में क्या डिफरेंस आएगा, अब बोलो। सबका गलत है, लाइन से सब का गलत है, एक का भी सही नहीं है। अब बोलो ए और बी सेट में क्या डिफरेंस है, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। हाँ अब बड़े आ गए आंसर तुम्हारे सही, नीलेश का, माही का, अब सही जवाब आ रहा है। पहले वाले में कह रहा है कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 5 के भी बराबर हो, 6 के भी बराबर हो और 7 के भी बराबर हो। तो 5 के भी बराबर हो, 6 के भी बराबर हो और 7 के भी बराबर हो, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोमा लगाया हुआ है, कोमे का मतलब क्या है कि x इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 भी हो, 6 भी हो और 7 भी हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ए सेट तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है। अब यहां क्या कह रहा है, x एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो या तो 5 हो या फिर 6 हो या फिर 7 हो, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने वाला भी आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला भी आ जाएगा और इसको सेटिस्फाई करने वाला भी आ जाएगा। तीनों के तीनों सेटिस्फाई एक साथ होने जरूरी नहीं है, अगर अलग अलग भी सेटिस्फाई हो रहे हैं तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 भी कर रहा है और 7 भी कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा 5, 6 और 7। समझ में आई बात? ये तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म है, उससे हमें रोस्टर फॉर्म बनानी थी, ठीक है। क्या यहां तक की बात समझ में आई?
अभी हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और भी उसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म होगी, उससे हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो एक क्वेश्चन और कर दो जाते जाते। कह रहा है कि एक्स ऐसा होना चाहिए कि वो इंटीजर हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 6। ये बोलो जल्दी से, फिर खत्म करते हैं क्लास को, फिर 7 बजे मिलेंगे। शाबाश राहुल, पवन, वेरी गुड विशाल, ठीक है। धर्मराज, पहली क्लास तो 1 बजे से और दूसरी क्लास 7 बजे से। तुम्हारे ऊपर टाइम टेबल का ऑप्शन आता तो वहां से टाइम टेबल देख लिया करो भाई। शाबाश। तो कह रहा है कि एक्स ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी। इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन है? 3 एंड -3। और इसको सेटिस्फाई करने वाला क्या है? x इज इक्वल टू 3 है। तो ऐसा कौन सा x है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करने वाला 3 है। 3 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और वो इंटीजर भी है ना? तो C क्या हो जाएगा? सिंगलटन 3 हो जाएगा। चलो ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है मेरा डेमो मेरा डेमो होता है ना, जैसे नया नया टीचर आता है, तो मेरा डेमो तुम्हें पसंद आया होगा। और मैं ना शाम को 7 बजे मिलूंगा दोबारा से, और इसको कंटिन्यू कराएंगे और जल्दी से खत्म करेंगे सेट्स को, ठीक है? कल के दिन में सेट्स खत्म हो जाएगा तुम्हारा हर हाल में, और फिर हम रिलेशन फंक्शन पे जंप करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे और फिर कैलकुलस में घुस जाएंगे, ठीक है? चलो, तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू एट 7 PM शार्प, और अच्छे से अपनी पढ़ाइयों को शुरू कर दो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड आफ्टरनून।